हेलो गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन इन इनकम टैक्सेस इन पाकिस्तान। जब आप इनकम टैक्स को देखते हैं तो आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 4 टाइप्स की डेप्रिसिएशन मिलती है। सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन की टाइप्स है दैट इज़ नॉर्मली कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल डेप्रिसिएशन। ये बिल्कुल उसी किस्म की डेप्रिसिएशन है जो हम अकाउंटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ रेट्स का डिफरेंस हो सकता है इसके अंदर। यानी कि जो आप नॉर्मली जो हम अकाउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, तो यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पे एसेंशियली डेप्रिसिएशन हमेशा डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होती है। हाउएवर रेट्स आर डिफाइंड इन इनकम टैक्स शेड्यूल, जिसके अंदर रेट्स मुख्तलिफ चीज़ों की डिफाइन है। दूसरी जो टाइप्स है इसके लिए नाम हम इस्तेमाल करते हैं इनिशियल अलाउंस, लेकिन असल में ये भी डेप्रिसिएशन ही एक टाइप है और ये प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर पहले ही साल आपको 25% डेप्रिसिएशन अलाउ की जा रही होती है। तो ये जो 25% डेप्रिसिएशन जो अलाउ की जा रही होती है इनकम टैक्स की तरफ से, इसको हम इनिशियल अलाउंस कहते हैं। ये बात याद रखने वाली है कि हर एसेट पे ये अलाउ नहीं होती, फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर अलाउ होती है। इसके लिए बाकायदा डेफिनेशन है कि देयर आर सर्टन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स, ठीक है, तो उस पे ये अलाउ की जाती है। अच्छा, उसके बाद डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा से ऐसा होता है कि उसको इजाज़त दी जा रही होती है हुकूमतों की तरफ से कि डेप्रिसिएशन की मदद से जिस एरिया में हुकूमत चाह रही होती है कि पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, पैसे को लाया जाए, उस एरिया में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट अलाउ किया जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर 4-5-6 साल पहले पाकिस्तान में एनर्जी की बहुत शॉर्टेज थी, तो ख़ास तौर पर इजाज़त दी गई कि वो तमाम कंपनीज जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगी उनको स्पेशल डेप्रिसिएशन अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, इस किस्म के 2 कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट दैट इज नोन एज फर्स्ट ईयर अलाउंस। फर्स्ट ईयर अलाउंस उन तमाम कंपनीज के लिए है अगर कोई कंपनी अपनी मशीनरी या इक्विपमेंट या नया प्रोडक्शन शुरू करेंगी किसी रूरल एरिया में या अंडर डेवलप्ड एरिया के अंदर। अब रूरल या अंडर डेवलप्ड एरिया को कैसे डिफाइन किया जाएगा? वो फेडरल गवर्नमेंट डिफाइन करेगी कि कोई एरिया रूरल एरिया है या अंडर डेवलप्ड एरिया है या वो नहीं है। इसी तरीके से जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा कि एनर्जी केसेस के अंदर भी एक खास किस्म का अलाउंस दिया गया दैट इज कंसिडर्ड एज दैट इज नोन एज एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन अलाउंस। तो इसमें आप देखें तो किसी के नाम के साथ फर्स्ट ईयर अलाउंस आ रहा है, किसी के नाम के साथ इनिशियल अलाउंस आ रहा है, लेकिन ये सारे अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन ही है। ठीक है, अभी हम इसको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं और हम इसको कोशिश करेंगे हम इसको आज एक एग्जाम्पल की मदद से इस टॉपिक को पूरे कवर करें हम इसको। सबसे पहले जी डेप्रिसिएशन नॉर्मल तो हम डिस्कस कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन का इनिशियल अलाउंस, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि डेप्रिसिएशन का इनिशियल अलाउंस जो है वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स के ऊपर मिलता है और किस रेट से मिलता है? दैट इज एट द रेट ऑफ 25% फॉर प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, जो भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी होगी उस पर 25% के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन अलाउंस मिलेगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर फर्ज करें आपने एक मशीनरी खरीद के रखी हुई थी और उसको 1 साल के बाद इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है, तो जब आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया है, ठीक है, जब वो असल में यूज में आई है उस वक्त उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने खरीद लिया है तो आज आपको अलाउंस मिल जाएगा और इस्तेमाल आप 4 साल की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द आइडिया ऑफ इनिशियल अलाउंस। और दूसरा आपने देखा जिस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एक वर्ड एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स। अब ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स की डेफिनेशन क्या है वो आप यहाँ पे देख लें कि इस एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स में ये चीजें शामिल नहीं है। लफ्ज क्या लिखा है? अदर देन। क्या क्या चीजें शामिल नहीं है? किसी किस्म की फर्नीचर मशीनरी शामिल नहीं है, फिटिंग शामिल नहीं है, किसी भी किस्म की रोड ट्रांसपोर्ट यानी कि गाड़ियां शामिल नहीं है अनटिल एंड अनलेस ये गाड़ियां किराए के मकसद के लिए इस्तेमाल ना हो। किसी भी किस्म की कोई मशीनरी शामिल नहीं है जो पहले से पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हो, ठीक है, यानी कि नई पे ये अलाउंस मिलेगा। और इसी तरीके से अगर किसी मशीनरी के ऊपर आपको किसी और अलाउंस में किसी और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको बेनिफिट मिल चुका है तो आपको दोबारा उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये वही बात आ गई जहां मैंने आपसे कहा था
कि नॉर्मल सेंस में कोई भी मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो आप फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर आपको इनिशियल अलाउंस मिलेगा। तो पहले हमने कर लिया नॉर्मल अलाउंस, जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन थी, अब हमने कर लिया इनिशियल अलाउंस। नेक्स्ट में हम मूव करने से पहले छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल एग्जांपल। आपने एक कंपनी ने प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर किया है February 10, 2019 को, और 5 मिलियन का आपको पूछना चाह रहे हैं वो कि जून 2019 में उसे डेप्रिसिएशन कितनी इजाजत मिलेगी। यहाँ पे एक सिंपल सा प्रिंसिपल आप देख लें। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें कहता है कि आपने किसी साल, जिस साल भी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर किया है, चाहे साल के शुरू में किया हो, चाहे साल के बीच में किया हो, चाहे साल के आखिर में किया हो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डेप्रिसिएशन को डेज और मंथ में डिवाइड नहीं करता, बल्कि आपने कभी भी किया हो वो आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन अलाउ करेगा। और जब आप उस एसेट को बेचेंगे तो आप साल के किसी भी टाइम पर बेचें, जिस साल में आप बेच रहे हैं उस साल में डेप्रिसिएशन की इजाजत नहीं मिलेगी। सिंपल सा प्रिंसिपल है। जिस साल खरीदा है किसी भी टाइम पे खरीदा हो पूरे साल की अलाउ होगा, और जिस साल बेचा है किसी भी टाइम पे बेचा हो पूरे साल की आपको इजाजत नहीं मिलेगी। तो ये जो तीसरा सवाल है, कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट 5 मिलियन, आपने हालांकि February 10 में खरीदा है और जून में साल खत्म हो रहा है, इसका मतलब है आपका जो यूजेज है वो अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स का है सिर्फ, बट स्टिल आपको पूरे साल की डेप्रिसिएशन मिलेगी। और आपको पता है कि डेप्रिसिएशन जो अलाउ होती है नॉर्मल, वो अलाउ होती है रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर। अब रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे आती है? रिटर्न डाउन वैल्यू आती है कॉस्ट में से इनिशियल अलाउंस लेस करके। अब आप देखें जरा, प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट है 5 मिलियन, इनिशियल अलाउंस सबसे पहले 25% के हिसाब से आपको मिल गया 1.25 मिलियन। इसका मतलब है कि आपके पास रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई? नाउ हियर इज अ लिटिल मिस्टेक, मैं इसको ठीक कर लेता हूं जी, आई हैव करेक्टेड इट। सो नाउ 5 मिलियन से जब हमने इनिशियल अलाउंस 25% के हिसाब से माइनस किया तो हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई है, दैट इज 3.75 मिलियन। अब डेप्रिसिएशन जो अलाउ होगा दैट इज एट द रेट ऑफ 15%, ये भी रेट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दिया हुआ है पाकिस्तान के। जब आपने इसको अप्लाई किया तो आपको क्लियर पता चला कि यहाँ पर 15% 3.75 मिलियन के ऊपर अप्लाई हुआ, दैट इज 562,500। इस तरीके से टोटल अलाउएबल डेप्रिसिएशन जो FBR के तौर पर पहले साल में आ गई वो कितनी आ गई? सबसे पहले 1.25 मिलियन प्लस 0.562 मिलियन। इस तरीके से टोटल डेप्रिसिएशन जो अलाउ हुई वो हुई 1.812 मिलियन के करीब। अब आप देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आएगा कि बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि जो अलाउएबल डेप्रिसिएशन बाय FBR है वो ज़्यादा होगी और जो अकाउंटिंग में निकालेंगे वो कम होगी, और बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि जो अकाउंटिंग में निकालेंगे वो ज़्यादा होगी और FBR में कम होगी। जिस तरह अब आप नेक्स्ट ईयर ही देखेंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर फौरन नज़र आया कि अब जो कि रिटर्न डाउन वैल्यू ज़्यादा है, अब कैसे निकलेगी? कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू जो है वो 3.187 मिलियन आ गई। अब जो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो ज़ाहिर है इस पे अप्लाई होगा 15% के हिसाब से, दैट इज 478। अब आप डिफरेंस देख लें, पहले साल का जो अलाउ हो रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए, और दूसरे साल जो अलाउ हो रहा है दैट इज 4,78,000 रुपए के करीब। अब जब आप इसको अकाउंटिंग की पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो अकाउंटिंग की पर्सपेक्टिव में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। स्पेशली अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने 5 ईयर्स को कंसिडर किया हुआ है हैविंग सैल्वेज वैल्यू 0, तो पहले साल में 1 मिलियन, दूसरे साल में 1 मिलियन। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टैक्स का और दोनों का फर्क है। तो ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू है, अगर मैं चाहूं तो मैं इस रिटर्न डाउन वैल्यू के साथ यहाँ पे लफ्ज लिख दूं टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, ताकि मुझे ये पता चल सके कि ये अकाउंटिंग की रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं है बल्कि ये टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू है, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ हम इसको नॉर्मली करते हैं। तो हमने नॉर्मल डेप्रिसिएशन देख लिया और हमने इनिशियल अलाउंस की कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं, एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा उसका ताल्लुक है फर्स्ट ईयर अलाउंस के साथ। जिस तरह मैंने आपसे कहा था फर्स्ट ईयर अलाउंस के बारे में कि फर्स्ट ईयर अलाउंस जो है वो किस लिए अप्लाई होगा? फॉर परचेजिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। कहाँ पे? उस जगह पे जो इंस्टॉल्ड हो रही हो बाय एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन अंडर डेवलप्ड एंड रूरल एरियाज,
ठीक है। और इसके साथ साथ अगर कोई कंपनी सेलुलर मोबाइल फोन्स के लिए इस्तेमाल कर रही है तो उसे भी ये फर्स्ट ईयर अलाउंस मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो बेसिक फोकस था वो रूरल एंड अंडर डेवलप्ड एरिया था। उसके बाद फर्स्ट ईयर अलाउंस जो आपको मिल रहा है इन ल्यू ऑफ इनिशियल अलाउंस मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये इनिशियल अलाउंस की एक टाइप है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको फर्स्ट ईयर अलाउंस मिल रहा है तो फिर आपको इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई। और अगली बात क्या है कि रेट क्या होगा, रेट इज 90%। नाउ दिस रेट इज टू मच, रेट इज व्हाट, रेट इज 90%। अभी आपको इनिशियल अलाउंस मिला था 25%, अब इसमें आपको मिल रहा है 90%। अब आप खुद देख लें, इसका मतलब है अगर आप 1 करोड़ रुपए की मशीनरी ले लें तो उस पर 90%, 1 करोड़ के अगेंस्ट 90 लाख रुपए का आपका एक्सपेंस को अलाउ करता है। इसका मतलब है पहले ही साल अगर आपको 90 लाख रुपए का एक्सपेंस अलाउ हो गया तो आपका जो डेप्रिसिएशन इतनी हैवी की वजह से आपका टैक्स का जो ब्रैकेट है वो बहुत नीचे आ जाता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बिजनेसमैन इस किस्म के लॉ की मदद से अपने टैक्स बचाते हैं लीगल तरीके से, और बिजनेस और जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस किस्म की लॉ की मदद से बिजनेस को मोटिवेट करती हैं कि आप इस जगह पैसा लगाएं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर विन विन सिचुएशन होती है दोनों तरफ। अच्छा जी, दूसरी जो टाइप है दैट इज कंसिडर्ड एज दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड अलाउंस, ठीक है। आप अगर एक्सेलरेटेड अलाउंस को देखें सो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड अलाउंस। अब एक्सेलरेटेड अलाउंस का क्या केस है, कहते हैं एनी प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड। अब यहां पे अब आपको समझना है फॉर जनरेशन ऑफ अल्टरनेट एनर्जी, ये अब बिजली की बात हो रही है। आप कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो खरीदेंगे जिससे अल्टरनेट एनर्जी जनरेट हो रही है उस पर ये एक्सेलरेटेड अलाउंस मिलेगा। एनीवेयर इन पाकिस्तान, पिछले केस में क्या था, रूरल डेवलपमेंट, अब एनीवेयर इन पाकिस्तान, चाहे आप कराची में लगाएं चाहे इस्लामाबाद में लगाएं, इन लियू ऑफ फर्स्ट ईयर अलाउंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो फर्स्ट ईयर अलाउंस मिलेगा, या तो इनिशियल अलाउंस मिलेगा या फर्स्ट अलाउंस मिलेगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख लें कि मैंने फर्स्ट ईयर अलाउंस को रेड किया है। वो क्यों किया है, वो इसलिए कि एक्सेलरेटेड अलाउंस का जब नाम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है तो फर्स्ट ईयर अलाउंस ही लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेटेड, उसकी हेडिंग में तो इसका नाम एक्सेलरेटेड अलाउंस लिखा हुआ है, लेकिन इसको भी फर्स्ट ईयर अलाउंस के तौर पर ही कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस बिल्कुल सेम है, रेट्स भी सेम है। सिर्फ फर्क क्या है कि फर्स्ट ईयर अलाउंस का जो केस है वो है रूरल एंड डेवलपमेंट एरिया, रूरल एंड अंडर डेवलप एरिया के लिए, और एक्सेलरेटेड अलाउंस का केस है अल्टरनेट एनर्जी के लिए। और रेट अगेन सेम है कि 90% की जो रेट है उस पर आपको बेनिफिट मिलेगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सेलरेटेड अलाउंस के केस में ये जो मशीनरी है ये जुलाई 1, 2009 के बाद खरीदी गई है। जुलाई 1, 2009 का लफ्ज क्यों आया, वो इसलिए आया कि ये जुलाई 1, 2009 के लॉ के अंदर ये वाली अमेंडमेंट आई थी, तो उन्होंने कहा कि जो अब लगाएगा उसको बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर अलाउंस जो पिछले साल का केस था उसमें जो कंडीशन थी वो थी 1 जुलाई 2008 के 2008 के बाद इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो लॉ इस तरीके से आगे चलता है। अब हम इसकी छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको मजीद इसका क्लियर हो जाए। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, और क्वेश्चन इसका कुछ इस तरीके से है कि Anglo Energy Limited has acquired plant and equipment on February 10, 2019 related to electricity generation for an amount of 50 million in Karachi। अब देखें, एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, दूसरा कराची है, यानी कि शहर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक जनरेशन है। अगर ये वैसे कोई मशीनरी होती और कराची में लगाई गई होती फिर इस पर फर्स्ट ईयर अलाउंस या एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेटेड के लिए जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो, अल्टरनेट एनर्जी का केस हो, और फर्स्ट ईयर अलाउंस के लिए जरूरी है कि वो अंडर डेवलप्ड एरिया हो। तो वो कराची अंडर डेवलप्ड एरिया चूंकि नहीं है तो फिर अलाउंस नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे अब मिलेगा, यहाँ पे उसको एक्सेलरेटेड का बेनिफिट मिलेगा। वो कैसे मिलेगा हम देख लेते हैं जी। सबसे पहले जाहिर है कॉस्ट ऑफ प्लांट हमारे पास कितना है, 50 मिलियन। अब देखें, जब आप एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन अलाउंस को देंगे एट द रेट ऑफ 90%, तो डायरेक्ट 50 मिलियन में से 90% माइनस होगा तो 45 मिलियन आ जाएगा, ठीक है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन है, और ये वो अलाउंस है जो इनिशियल अलाउंस के बदले दिया जा रहा है, ठीक है। यानी कि आप समझ लें ये इनिशियल अलाउंस का पोर्शन है। अब जब आप आगे जाएं,
अब रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई 5 मिलियन। अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन इसके बाद मिलनी है। सो व्हाट इज नॉर्मल डेप्रिसिएशन, दैट इज 15%। तो 5 मिलियन का 15% कितना हो गया 7,50,000 रुपए। अब आपके पास आएगी रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। तो टोटल अलाउएबल डेप्रिसिएशन कितनी होगी पहले साल में, दैट इज 45 मिलियन प्लस 750,000, सो 45.75 मिलियन डॉलर। इसका मतलब है कि पहले साल इतना डेप्रिसिएशन का बेनिफिट इस शख्स को मिल जाएगा जिसने ये काम किया है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपके पास पोजीशन आई रिटर्न डाउन वैल्यू, नाउ दिस इज योर रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। अब जब नेक्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन अलाउंस जो भी आपको इजाजत मिलनी है वो जाहिर है आप 4.25 मिलियन पे मिलनी है। अब आप अगर सिचुएशन देखें तो डेप्रिसिएशन अलाउंस जो नेक्स्ट टाइम मिलेगी वो सिर्फ 4.25 मिलियन के ऊपर 15% के हिसाब से 6,37,500 रुपये मिलेगी। अब आप अगर सिर्फ डिफरेंस देखें तो पहले साल की अलाउंस कितनी थी 45.75 मिलियन और दूसरे साल का कितना है सिर्फ 6,37,000 रुपये, ठीक है। इसका मतलब है पहले साल वो मैक्सिमम बेनिफिट उठा लेगा और उसके बाद उसको फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आप यहाँ से सिचुएशन देखें कि किस तरीके से टैक्स के इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए हुकूमतें जो हैं दुनिया भर में वो बिजनेस को मोटिवेट करती हैं कि तुम इस तरफ पैसा लगाओ, और बिजनेस इस तरीके से लीगल वेज इस्तेमाल करके अपना टैक्स की सेविंग करते हैं और बिजनेस को बढ़ाते हैं, ठीक है जी। सो दिस वाज द आइडियाज अबाउट नॉर्मल डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस, फर्स्ट ईयर अलाउंस एंड एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। आई होप ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा।